बड़ी खबरें आपने अभी देखी है रफ्तार से, लेकिन अब आज जब हम चर्चा करने वाले हैं तो वो कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है, वो समझने के लिए छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। मोदी का अब की बार 400 पार, विपक्ष का उस पर पलटवार। पीएम मोदी के इस नारे ने 2024 की लड़ाई की सबसे बड़ी लकीर खींच दी। सियासी दलों से लेकर पॉलिटिकल पंडितों के बीच बहस का बाजार गर्म हो गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कयास लगाए जाने लगे। गुजरात के कच्छ से अरुणाचल के ईटानगर तक हर नुक्कड़ और चौराहे पर एक ही चर्चा थी, कैसे होगा 400 पार। जो देश के इतिहास में 40 साल से नहीं हुआ, वो इस बार कैसे होगा। इसी उधेड़बुन में 3 चरण की 283 सीटों पर मतदान हो चुका है। ऐसे में 400 पार का नारा एक बार फिर गूंजने लगा है, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य ने तेलंगाना की रैली में दावा कर दिया कि अब तक हुए 3 चरण के चुनाव में बीजेपी 200 के करीब पहुंच गई है। 3 चरण के चुनाव में हम 200 के करीब पहुंच गए हैं। अब 400 पार करने के लिए तेलंगाना ने वोट डालना है। अमित शाह ने अपने भाषण में इशारों में वो रास्ता भी बता दिया जहां से 400 पार सीटें मिलने वाली हैं। 2019 में तेलंगाना की महान जनता ने हमें 4 सीट दी है, मगर मैं आज सुन लो रेवंत रेड्डी, आज कहकर जाता हूं, इस बार तेलंगाना में हम 10 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं। अमित शाह के अपने दावे हैं, लेकिन कांग्रेस इंडिया गठबंधन के 300 पार होने का दंभ भर रही है। गठबंधन जो है वो 300 सीट पार करेगा, इंडिया अलायंस। और कांग्रेस इतना बेहतर प्रदर्शन कर रही है कि 2004 की तरह अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। शाह का इशारा दक्षिण भारत की तरफ था, जहां की 132 सीटों पर इस बार बीजेपी को अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है और देश को 4 जून का इंतजार। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहले मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं और फिर यहां लखनऊ की सरजमी से इस डिबेट की शुरुआत करने वाली हूं। इनफैक्ट सुधांशु त्रिवेदी जी, जो कि खुद लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बीजेपी के सांसद जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त अनुराग भदौरिया, जो खुद लखनऊ में रहते हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी इसी बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं, उत्तर प्रदेश के इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनुराग भदौरिया आपसे कर रही हूँ, कितने पार अब तक आप हुए हैं? 283। और अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो एक लिंक मेरे पास है जिसमें 4 मजबूत स्तंभ अखिलेश यादव को बनाते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे ताकतवर राजनेता, और उन 4 स्तंभों में से एक नाम आपका है, अनुराग भदौरिया। तो ये बताइए चौथे स्तंभ साहब, आप कितनी सीटें दिलवा रहे हैं इस तीसरे चरण के बाद इंडिया गठबंधन को 283 में से? देखिए, आपने एक चीज हमेशा से आप मान के चलिए, जब हारने लगता है ना कोई व्यक्ति, खिसियाने लगता है कोई पार्टी, तो आज भारतीय जनता पार्टी हार के कगार पे पहुंच गई है, तो अपनों को भी आजकल वो नहीं छोड़ रही है, अपनों पे भी अपनी खीस निकाल रही है। और सवाल तो यह है, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जहां आज खड़े हैं आप लखनऊ में, 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से, और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है लड़ाई सिर्फ एक ही सीट पे चल रही है, और 79 सीटें ये बुरी तरह हार रहे हैं। और नहीं विश्वास है तो आप किसी चाय की दुकान पे जाके पूछ लीजिएगा, किसी जनता से पूछ लेगा, जनता बता देगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 283 सीटों की जहां तक बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। उसको अगर 83 सीटें भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई, जब उत्तर प्रदेश में एक सीट पे संघर्ष है। और मैं तो कहता हूं कि आप अपने कैमरामैन उस सीट पे भी भेजिए, तो पता चल जाएगा कि कितना बड़ा संघर्ष आज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। जनता अपनी लड़ाई लड़ रही है। एक सीट है जिसको आप जानते हैं, उसी पे संघर्ष चल रहा है, जिसको क्यूटो बनाने की बात हुई थी, जो अभी तक बना नहीं है, इसलिए जनता वहां इसका भी सवाल उठा रही है।
अरे बता ना, क्यूटो बनाने की बात अच्छा, करते थे आप कह रहे हैं काशी? अभी तक वहाँ क्यूटो नहीं बनाए। काशी को छोड़ के सबकी सब आप समझ सकते हैं ना, आपकी झोली में आ रही है, ठीक है, झोली में ठीक है। लेकिन यहाँ ग्राउंड पर तो मैं भी मौजूद हूँ, आएंगे तो उनसे पूछूंगा, ग्राउंड पर मैं भी मौजूद हूँ। तो नर्वस दोनों पार्टियां हैं, ये तो मैं इतना अच्छे से मैं समझ सकती हूँ। अनुराग जी, हर्षवर्धन जी, आपका क्या इस वक्त मत है? 283 में से अनुराग भदौरिया कह रहे हैं 80 में से एक सीट है, छोड़ दीजिए, बाकी सब की सब इनके झोली से हटेंगी। रूबिका जी, उत्तर प्रदेश जिस तरह से चुनावी नजरिए से जिस तरह से देख रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 70 से 80 के बीच में कहीं भी उसका कांटा जाकर टिक सकता है। और ये ठीक बात है कि एक सीट पर लड़ाई की बात कही जाती है। अब मैनपुरी में जिस तरह के संघर्ष को लेकर, और मैं पहली बार देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी कभी ऐसे विचलित नहीं होती इस तरह के, मतलब मैंने तो नहीं देखा है कि मैनपुरी में इस तरह से विचलन दिखे, इस तरह से समाजवादी पार्टी को मुश्किलें दिखें। और ये सच है कि मैनपुरी जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। अभी भी वो समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ है, लेकिन ओवरऑल मुझे ये साफ साफ दिखता है कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जिस अजेय समझे जाने वाले गठजोड़ ने भी भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 9 सीटों का नुकसान किया था। अभी वो गठजोड़ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है, और उत्तर प्रदेश में पहली बार बहुत लंबे समय के बाद, एक समय रहा होगा जब कभी उत्तर प्रदेश की उस तरह की प्रतिष्ठा रही हो, आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश बेहतर होता दिख रहा है, जिस तरह से कानून व्यवस्था, तो ये बताइए ना हर्षवर्धन जी, एक नंबर दीजिए ना मुझे, 283 में से कितनी आप इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी 200 के आसपास सीटों पर। सुधांशु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, 284 रखिए, एक सीट पर चुनाव भले नहीं हुआ, 284 में से 200 सीटों के सूरत वाला है वो हट गया। हाँ, 200 सीटों के आसपास, पिछली बार 200 पार गए थे, 221 के आसपास जो है। नहीं, एक सेकंड अनुराग जी, पहले सब ओपनिंग रिमार्क देंगे, फिर मैं डिबेट करवाऊंगी ना। सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आपके लखनऊ में यहाँ पर मौजूद हूँ। 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, 283 सीटों पर लगभग चुनाव हो चुका है। कितनी सीटें इस वक्त आपको अपने दामन में आती हुई दिख रही है? देखिए, पूरे चुनाव में जो हमने कहा था 400 पार, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, तो मानी हुई बात है। हम आधे से ज़्यादा की यात्रा इस समय तक पूरी कर चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। अमित शाह जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, और मैं उसका एक आधार भी बताता हूं। अगर हमारी बात में दम नहीं होती और जो कह रहे हैं विपक्षी की बात में दम होती, तो राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ के नहीं जाते। अभी हर्षवर्धन जी बोल रहे थे, जिस प्रकार की बातें मैनपुरी के चुनाव के बाद कही गई सपा के द्वारा, वो हार की पेशबंदी दिखाई पड़ती है। कन्नौज में आप सोचिए कि अखिलेश जी के परिवार के सदस्य तो लड़ रहे थे चुनाव, उसके बाद सपा के कार्यकर्ताओं का कहना कि भैया आप खुद लड़ेंगे तभी निकल पाएगी। अगर इनकी स्थिति ये होती तो कन्नौज में तो इनको कहना चाहिए था मैं लैंप पोस्ट को खड़ा कर दूंगा, वो भी चुनाव जीतेगा। जो कन्नौज में अपने परिवार के सदस्य को जिताने की स्थिति में नहीं है, वो अगर दावे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, वो इस यथार्थ को भली बात ही समझती। तो मुझे लगता है इन दोनों का उदाहरण अपने आप में पर्याप्त बचाने के लिए कि बात हवा में क्या है और हकीकत जमीन के नीचे क्या है। ओके, सुधांशु जी, आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों अपने पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या रहे हैं, वो अपनी सीट छोड़ दे, तो आप समझ रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, एक मैसेज जो गया है वो ये मैसेज गया है कि आप लोग नर्वस हैं। अब इस नैरेटिव को आप कैसे अंडू करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत पता है क्या हो गई है, वो अब मझधार में फंस गई है। अब उसकी नैया तो डूबने वाली है, तो अब उन्हें कोई मुद्दा ही नहीं मिलता। तो पता क्या मुद्दा मिलता है, वहाँ से अखिलेश जी क्यों लड़े, नहीं लड़ते तो क्यों नहीं लड़े, लड़ गए तो क्यों लड़ गए। कमाल है भैया, आपके मुद्दे तो विकास के मुद्दों पे तो आपने शुरू की थी पहले चरण में, उसके बाद कहाँ पहुँच गए, उसके बाद मंगलसूत्र पे आ गए, फिर उसके बाद मुसलमान पे आ गए। तो आपके मतलब मंगलसूत्र, मुसलमान, मीट, मछली, मुर्गा पे चले गए।
हम किस पे हैं? हम अभी भी महंगाई पे हैं, महिला पे हैं, मणिपुर पे हैं, मोहब्बत पे हैं। आपका तो मुद्दा ही बदलता चला गया। आप अभी और नए नए मुद्दे लाएंगे। अब तो आप अडानी अंबानी भी ले आए और ये भी बताने को नहीं तैयार हो कि भैया वो टेम्पो में पैसा जा रहा था तो भैया आपकी सरकार है तो कैसे चला गया, कैसे आपने नहीं पकड़ पाया? तो क्या आप जाना जो जाते हैं पैसे उनको आप पकड़ते नहीं हो क्या? या देख लेते हो किन के पैसे इनको जाने देते हैं? इसीलिए आपसे कह रहे हैं ना, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, जनता के मन में क्या है, कह दो तो बोलूं, पोल अभी खोलूं, ये भी वादा है, सोचा था तुमने कि चलते ही अनुराग जी, झूठो जुमलों की दुनिया बताए। अरे हाँ, अरे हाँ, ये ना कहना, जनता बोली नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे, अब तुम जाओ रे। तो आपका तो जाना तय है, ये जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, गाँव में लोग कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप इस तरीके से गाएंगे अनुराग जी, जनता जाए ना जाए मेरा व्यूअर जरूर भाग जाएगा। मत कीजिए ना। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी सुरीले अंदाज में आपने चुटीले अंदाज में बड़ा आनंद आया, लेकिन सुधांशु जी ये सुरीले अंदाज में कटीली बातें कही हैं, जवाब दीजिएगा। मैं जवाब देता हूं। देखिए क्या है कि अनुराग भदौरिया जी अप टू डेट नहीं लगते हैं। मैं दर्शकों तो कहूँगा जाके चेक करिए, लगभग 1 साल पहले इन्होंने एक टीवी डिबेट में दूसरे टीवी चैनल पे मेरे सामने खड़े होकर यही गाना गाया था और पिछले 1 साल से यही बातें ऐसा सच ये रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास मुद्दे नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी आपकी पार्टी के सबसे पढ़े लिखे और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और राज्यसभा में वो हैं, सारा विपक्ष उनकी इज्जत करता, हम लोग भी इज्जत करते हैं। ये राम मंदिर बेकार की बात है या हमने बोला कि आपने बोला? और बेकार ही नहीं, वो वास्तु बताने तक आ गए, या हमने बोला कि आपने बोला। ये लालू यादव जी ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए पूरा का पूरा, ये हमने बोला कि आपकी तरफ से बोला गया। कर्नाटक में मुसलमानों को पूरा आरक्षण देने का नोटिफिकेशन कांग्रेस की सरकार ने लाया, हमने लाया कि आपने लाया। शशि थरूर बांग्लादेश के अखबार में डेली स्टार में आर्टिकल लिख रहे हैं, चुनाव भारत में हो रहा है, बांग्लादेश में आर्टिकल लिख रहे हैं मोदी हैज टू गो। ये हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। फवाद चौधरी पाकिस्तान का पूर्व मंत्री नेहरू के कसीदे पढ़ते हुए राहुल साहब लिख रहा है और कांग्रेस एंटी गठबंधन में कोई कह नहीं पा रहा है मिस्टर चौधरी माइंड योर बिजनेस, आपको इसमें नहीं आना चाहिए। ये कौन ला रहा है मेरे भाई? और अभी सुनिए, फेरिस्त बहुत लंबी। अनुराग भदौरिया जी आपका वो टेप रिकॉर्डर 1 साल पहले वाला बज रहा है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष खामखा में 26/11 का मुद्दा क्यों लाए? फारूक साहब पाकिस्तान का एटम बम क्यों बीच में लाए? भैया मुद्दा तो आप बार बार बीच में ला रहे हो क्योंकि आपको पता है कि मुद्दे के ऊपर बात करने की हैसियत नहीं है। वरना भदौरिया जी बता के जाइएगा कि जब हमारी सरकार गई 2004 में तो पेट्रोल का दाम कितना था, जब 2014 में आई तो पेट्रोल का दाम कितना था और आज कितना है। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, 2004 में जब अटल जी की सरकार गई तो 30-32 रुपए लीटर पेट्रोल था, जब हमने छोड़ा तो 69 रुपए था, यानी 220% बढ़ा। अब 97 रुपए है, यानी 66% बढ़ा। तो आपके सवाल का जवाब मैंने पहले ही दे दिया, इसलिए आपको भली भांति पता होना चाहिए। वैसे जहां पर रूबिका जी खड़ी हैं, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, शायद ये चौक के घंटाघर के आसपास का इलाका है। यहीं पर समाजवादी पार्टी ने को लगता था कि जो शाहीन बाग बना था उससे ये बड़ी अदालत सियासत बदल लेंगे, मगर हुआ नहीं। अच्छा, गोमती रिवर फ्रंट पे मुझे बार बार वो दिखाया जा रहा था घंटाघर ऊपर से, तो मुझे लगा शायद चौक के घंटाघर को आप दिखा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपने जो भी अरमान और हसरत उस समय लगाए थे सपा ने, वो पूरे नहीं हुए। ओके, अब अनुराग भदौरिया जी, मैं देख नहीं पा रही हूँ, क्या अगर विवेक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं? अनुराग जी 30 सेकंड में अपना काउंटर कीजिए। ओके विवेक जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ, लेकिन 30 सेकंड में अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपकी सुई अटक गई है, आप आगे बढ़बे ना करी। हाँ बिल्कुल, हाँ। मंगलसूत्र कौन लेके आया? मंगलसूत्र किसने लेके आया इस चुनाव के अंदर में? आपको कोई मुद्दा नहीं मिला, मंगलसूत्र ही मिला था मुद्दा। मुसलमान मुद्दा कौन लेके आया इसमें? मछली मुद्दा कौन लेके आया? ये मुद्दा, मछली कोई मुद्दा हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर में? ये मुद्दा है आपका? अरे आप मुद्दा माँ से मछली की जगह माँ से महंगाई ले आते तो मुद्दा होता, माँ से मटन की जगह माँ से मोहब्बत ले आते तो मुद्दा होता, माँ से आप लेके आगे मुसलमान माँ से मणिपुर ले आते तो मुद्दा समझ में आता।
आपको ये मुद्दा नजर आए? और रूबिका जी जहां आप खड़ी है ना रिवर फ्रंट, ये भी समाजवादी की देन है। और जिसकी बात कर रहे थे सुधांशु जी, अगर वहां भी चले जाएंगे घंटाघर में, तो भी समाजवादी की देन। समाजवादियों ने वहां भी ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है। ये समाजवादी है, लखनऊ के कहीं भी कोने पे जाओगे आपको समाजवादी का काम मिलेगा। 30 सेकंड आपके खत्म हुए। 30 सेकंड आपके खत्म हुए। मैंने पूरी बात सुन ली आपकी, आप दोनों को पूरा मौका दिया। आपने तो बकायदा गाना भी गा लिया था। एक काम दिखा दीजिए राजनाथ सिंह ने उन्होंने किया होगा 7-8 सालों में इनकी सरकारों ने। आप घूम के देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर में। उसका जवाब दे देंगे सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन आप पहले मेरी बात सुनिए, फिर आप वापस बोलना शुरू कर देते हैं। मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ। विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ क्या बने हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या मछली मटन का मुद्दा बीजेपी लेकर आई है? हेलीकॉप्टर में कौन दिखा रहा था मछली? मौका कौन दे रहा है? सैम पित्रोदा जब चमड़ी के रंग से, हाव भाव से, उनके चेहरों की बनावट से एक कंपेयर करने लगते हैं हिंदुस्तानियों को चीनियों से, अरब से, अंग्रेजों से, ये मुद्दा कौन लेकर आ रहा है? आप बीजेपी को थाल में सजा कर मुद्दे दे रहे हैं। नहीं, देखिए दो चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज तो ये है कि जो सैम पित्रोदा ने बोला वो कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं था, उसके बदले में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। जयराम रमेश ने उसको डिसोन किया। फॉर्मली कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया घटक अलायंस के घटक दलों ने भी डिसोन किया। दैट इज वन पार्ट। लेकिन बीजेपी नर्वस है। ये तीसरे चरण का चुनाव जो चल रहा है, नर्वस नहीं होते तो इतने सोच विचार के बाद, वेट एंड वॉच के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह के सुपुत्र को ही टिकट ना मिलता। बाहुबलियों की इनकी जरूरत इनको पड़ रही है, ऐसा नहीं होता। यहीं से आगे लखनऊ से जाएंगे आप तो बाराबंकी, उसके आगे कैसरगंज, फिर गोंडा, आगे बलरामपुर। और अगर आप सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट को देखेंगी, अगर गोंडा से लड़ रहे हैं कीर्तिवर्धन सिंह, वो भी कौन है? रजवाड़े के ही पुत्र हैं। तो ये इस वक्त एक नर्वस पोजीशन में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुद्दे इनके पास नहीं है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बार ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों का मसला लिया। आज अमित मालवीय ने जिस रिपोर्ट को रिलीज करके जिसकी बात करी है, जिसके अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कंपैरिजन किया है कम्युनिटीज में, वो बिल्कुल इलॉजिकल है, बेबुनियाद है, अनसाइंटिफिक है। और उसकी टाइमिंग सिर्फ इलेक्शंस को अफेक्ट करने के लिए है। जब सेंसस आपने 2021 में कराया ही नहीं, तो आप 2015 के पुराने आंकड़े में पहुंचे कहां से? कौन से सेंसस को आधार बनाए, नहीं बता रहे हैं। फर्टिलिटी रेट अगर आप मेजर करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी की, तो बड़ा मार्जिनल सा डिफरेंस रह गया है। दे आर ऑलमोस्ट बिकमिंग इक्वल। ये देश की सच्चाई है। और जैसे जैसे कम्युनिटीज में एजुकेशन फैल रही है, क्योंकि आपने ये मुद्दा उठा ही दिया है जी। आप बार बार मीडिया पर यह आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू मुसलमान करता है जी। लेकिन मुद्दा आपने उठाया, आपने सवाल पूछा है, तो अब इस सवाल का जवाब मैं सुधांशु जी से। अरे अमित मालवीय ने उठाया, लेकिन क्या रूबिका लियाकत उस पर डिस्कशन कर रही है? और अगर नहीं तो फिर मैं आप पर आरोप लगाती हूँ कि आप बीजेपी का जो एजेंडा है पोलराइजेशन का हम एक्सपोज करेंगे ना के लिए। लेकिन उस एजेंडे को, अगर मान लीजिए आप उसे एजेंडा कह रहे हैं, तो उस एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? लेट द पीपल नो। जवाब दीजिए। कह रहे हैं लेट द हिंदूज ऑफ द कंट्री नो ना। अनसाइंटिफिक देश के हिंदुओं को पता चलना चाहिए ना कैसे बेवकूफ बन रहे हैं। और विवेक जी के अनुसार ठीक है, देश को पता लगा दिया, आपने बता दिया है कैसे उनका बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे देश के हिंदू और मुसलमान दोनों को पता लगना चाहिए कि कौन किसको कितना बेवकूफ बना रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुधांशु जी, जो अमित मालवीय की रिपोर्ट का जिक्र अभी कर रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, वो ये कह रहे हैं ये अनसाइंटिफिक है, इसका कोई आधार ही नहीं है। मैं जवाब देता हूं। देखिए, एक बड़ी शिद्दत के साथ आखिर में अपने मुद्दे पे विवेक श्रीवास्तव जी आ ही गए। जो अमित मालवीय जी ने रिपोर्ट की बात कही है, उसमें कौन सी खास बात है? तो कोई जाके अपने अपने आईफोन पे, अभी जाके मोबाइल पे जाके, लैपटॉप पे जाके बैठ के देख लीजिए अपने स्मार्टफोन पे। 1951 की जनगणना में हिंदू 88% था, मुसलमान 9.5% था, और 2011 के सेंसस में 14.5% से अधिक मुस्लिम हो गया, हिंदू 80% से कम होकर 79.8 हो गया। इसमें अनसाइंटिफिक कहां से नजर आ रहा है? विवेक श्रीवास्तव जी से पूछते हैं। और जो ये असदुद्दीन ओवैसी की भाषा ये बोल रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट कम हुआ, फर्टिलिटी रेट कम हुआ, उसके बाद आबादी 1.5 गुना बढ़ गई। गजब का तर्क है साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो सीमावर्ती जिले थे, असम का धुबरी, बरपेटा, करीमगंज और मालदा, जहां 20 साल के अंदर मुसलमानों की पॉपुलेशन 10% से 35% हो गई, ये फर्टिलिटी रेट कम हो रहा था, मगर पॉपुलेशन कई गुना बढ़ रही थी। अब उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं, देश की जनता समझ ले। पॉपुलेशन 3 तरीके से बढ़ती है। एक तो है जनसंख्या का नेचुरल वे में बढ़ना, जो फर्टिलिटी रेट, दूसरा कन्वर्जन, और तीसरा इन्फिल्ट्रेशन। तो ये जो मुस्लिम्स की जनसंख्या बढ़ी है, 3 तरीके से बढ़ी है। एक तो जनसंख्या का बढ़ना, वहां अधिक संभावना है क्योंकि बहुविवाह की मान्यता है कानूनी। दूसरा धर्मांतरण, और तीसरा घुसपैठ।
अन्यथा ये मुझे बता दें कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में हो गया, दर्जनों जिलों में हिंदू माइनॉरिटी में हो गया। विवेक श्रीवास्तव जी चैलेंज करके आपसे पूछता हूं, एक राज्य बताइए जहां मुस्लिम की जनसंख्या कम हो गई। चुनौती में पूछता हूं, उसके बाद भाग के जाइए। सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे हैं बिल्कुल अनसाइंटिफिक कह रहे हैं, ये अनसाइंटिफिक है, सच बताइए, गलत कह रहे हैं। सुनते जाइए, कैसे? अब मेरे को बोलने दीजिए। 2021 में लेटेस्ट सेंसस इन्होंने जानबूझ करके नहीं करवाया, वरना ये एक्सपोज होते। यह है पहला सत्य। दूसरा, इनसे जरा पूछिए कि परसेंटेज ऑफ हिंदूज कितनी थी 1991 में, और उसके बाद जो लास्ट सर्वे हुआ 2011 के अंदर सेंसस हुआ, उसके अंदर हिंदूज का परसेंटेज कितना है, और दोनों में कितने प्रतिशत का फर्क है? अप्रोक्सीमेटली ओनली 1%। यह है सच्चाई। ये झूठ जो फैलाया जा रहा है झूठ बोल रहे हैं भाई, 1951 और हिंदू खतरे में आ गया, ये एक्सपोज होना चाहिए और देश के हिंदुओं को समझना चाहिए कि ये पार्टी उनका बेवकूफ बना रही है और काल्पनिक डर दिखा रही है मुसलमानों के बारे में। दोनों में डिफरेंस जो है वो सिर्फ 1% है। जी, इनसे पूछिए ना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हिंदूज? What is the percentage of Hindus in the first census of the country? क्या बात कर रहे हैं? And what is the percentage of Hindus in the last census of the country? क्या बात कर रहे हैं? आपका 1% डिफरेंस है। सुधांशु जी, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं डिफरेंस है। और फर्टिलिटी रेट को जरा एक्सप्लेन करें सुधांशु त्रिवेदी। अरे भाई कुछ भी बोलेगा ये आदमी। रुकिए सर, रुकिए छोड़िए। 1951 की जनगणना में हिंदू कितना था? 1%। 88% था कि नहीं? कितना परसेंट हिंदू थे? 87-88% था। 87-88 एग्जैक्ट बोलिए, 80 थे, 81 थे, कितने थे? अगर आप 51 के और 2011 के श्रीवास्तव रुकिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मसला है। दोनों की आवाज थोड़ा कम। एक सेकंड विवेक जी, आप ना बोले बीच में, आपने आरोप लगा दिया है, अब उसका क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए, उसके बाद मैं आपको 30 सेकंड दूंगी, ठीक है? पूरा ओके। सुधांशु जी, अब वो गूगल पे चले गए। मैं कह रहा हूं, देखिए बेहुदेपन से डिबेट मत करिए, फैक्ट से बात करिए। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए। जो भारत की विभाजन के समय भारत में हिंदुओं की संख्या 88% थी, अब 80% से नीचे पहली बार आई है 2011 के सेंसस में 79.8। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मुसलमानों की जनसंख्या 9.5% थी, जो 14.5% हुई है। और मैं अगर दर्शकों से कहूं, अविभाजित भारत में मुसलमान 24% था, अगर आज अविभाजित भारत देख लीजिए तो 40% है। उसके बाद इस आदमी को समझ में नहीं आता और साइंटिफिक अनसाइंटिफिक करके बात करने लगते हैं। अरे हद होती है भाई, राष्ट्र के हित को किनारे दरकिनार रखते हुए और इस ढंग की राजनीति करने की इंतहा है। जो चीजें आंकड़ों में सामने बहस कर रहे हैं। असम और बंगाल में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, कैसे बढ़ गई? फर्टिलिटी रेट का ज्ञान दे रहा है आदमी भाई, गजब है भाई। सुधांशु जी, वो कह रहे हैं अनडिवाइडेड इंडिया 40% माइनॉरिटी। जवाब दीजिए सुधांशु जी ने जो तथ्य यहाँ पर रखे हैं। विवेक जी 30 सेकंड। अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे हैं, रेटोरिक्स पे आ चुके हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। एक ही पार्टी है जो हिंदुओं की चैंपियन है, इसलिए आइए हमको वोट दीजिए। इलेक्शन के बीचों बीच एक रिपोर्ट लाए हैं, निराधारित है। 2021 में सेंसस करवाना था, जानबूझ के नहीं करवाया। तो नैरेटिव है विवेक जी, मुझे फैक्ट्स बताइए ना। आप तो पढ़े लिखे वक्ता हैं, फैक्ट्स दीजिए ना, जैसे सुधांशु जी दे रहे हैं। ये गलत कह रहे हैं। तोड़िए ना उनके फैक्ट्स को। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो देयर इज आल्सो, लिसन टू मी, एक और कारण जिसकी वजह से पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज जो मार्जिनली कम दिखाई जा रही है, वो ये है कि बहुत से लोग, उसने सिर्फ मुसलमानों को मत गिनिए, ये नैरेटिव दे रहे हैं कि ये सारे के सारे लोग साफ फोर्स होकर के इस्लाम में कन्वर्ट होकर। गलत बात है। बहुत से लोगों ने अपने आप को हिंदू लिखना रोका है। बहुत से दलितों ने, बहुत से आदिवासियों ने, बहुत से बैकवर्डों ने उठा करके सारा का सारा टीकड़ा मुसलमानों के सिर के ऊपर फेंकना और यहाँ पे एक डर पैदा करना, ये गलत है और इसको एक्सपोज करना जरूरी है देश के सामने। ये स्टॉप शोइंग द फियर ऑफ मुस्लिम्स एंड स्टॉप शोइंग द फियर ऑफ इस्लाम। आप ये कह रहे हैं, आप एक तो क्लियरली बता दीजिए कि आपका नैरेटिव क्या है। कभी आप कहते हैं कि हिंदूवाद, बहुसंख्यकवाद, पहले मेरा सवाल सुनिए। कभी आप ये कहते हैं कि बहुसंख्यकवाद जो है वो इस कदर हावी हो गया है कि सिर्फ हिंदू हो रहा है। अभी आप ये तर्क दे रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी इसलिए बढ़ी और हिंदुओं की इतनी इसलिए घटी है क्योंकि हिंदू ने हिंदू कहना अपने आप को बंद कर दिया है। दोनों में से एक ही तथ्य हो सकता है ना, दोनों तो नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल सही, आप सुन लीजिए। ये जो चेंज इन परसेंटेज है, ये मार्जिनल चेंज इन परसेंटेज है, मैं ये कह रहा हूं। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि ये डर जो भाजपा फैलाए जा रही है कि देश का इस्लामीकरण हो रहा है और हिंदू खतरे में है। डर कौन फैला रहा है? ये गलत है।
बहुत से अनुराग भदौरिया भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हर्षवर्धन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु जी मैं आ रही हूँ, आपका रुख कर रही हूँ, लेकिन हर्षवर्धन जी एक सेकंड, अनुराग जी एक सेकंड रुक जाइए, अनुराग जी एक सेकंड रुकिए प्लीज, पहले एक सेकंड हर्षवर्धन जी, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी सर। अरे हाँ मैं समझ गई, मैं उस मुद्दे पर आ जाऊंगी। हर्षवर्धन जी देखिए रूबिका जी, मुझे लगता है कि जब फैक्ट की बात हो तो वो बहुत क्लैरिटी से सामने आना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि 2011 के कास्ट सेंसस में जो सेंसस हुआ, कास्ट सेंसस में कह रहा हूं, जो सेंसस हुआ उसमें हिंदू और मुसलमान की ग्रोथ रेट में सिर्फ 1% का फर्क। विवेक श्रीवास्तव इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मैंने 2001 से 11 में 2001 से 11 में बीच में नहीं, विवेक श्रीवास्तव आपके बीच में नहीं बोला तो बड़ी मैंने कुछ और कहा, ये कुछ और कह रहे हैं, बदतमीजी करते हैं आप। कोई भी आपके बीच में आपने सुना ही नहीं है मैंने कहा क्या है। नहीं आप कोई भी चीज बोलते हैं, हर्षवर्धन जी, विवेक जी ने अपनी बात रखी। हाँ अब मैं चाहती हूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ एक 10 सेकंड 2001 से 11 में जो ग्रोथ रेट रही है वो 17.7% ओवरऑल रही। हिंदुओं की ग्रोथ रेट रही 16.8 और मुस्लिम्स की ग्रोथ रेट रही है 24.6। ये 2001 से 11 की बात मैं कर रहा हूं जो सेंसस आया है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है, सीधे 7% के आसपास का फर्क है, ये ग्रोथ रेट में है। मैं 2011 के आंकड़े से बता रहा हूं। और जब आप कहते हैं, ये कोई नहीं कह रहा है कि मुस्लिम बच्चे पैदा कर रहे हैं या हिंदू बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये तो सच है ना कि मुसलमानों को उसी स्थिति में रखने के लिए एक तरह से अभिशप्त होना पड़ता है। आप उनकी ग्रोथ रेट उनको ये बताते हैं कि नहीं आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। और जब इस तरह से आप करते हैं, थोड़ी बना दिया है जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं भाई। हर्षवर्धन जी जो पॉइंट और जो आंकड़े हर्षवर्धन जी यहाँ पर गिना रहे हैं, एक सेकंड विवेक जी एक सेकंड, फर्टिलिटी रेट जो मुस्लिम औरतों की है वो भी कम हुई है सर, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बावजूद उसके पॉपुलेशन ग्रोथ मुसलमानों की बड़ी है। इसको आप क्यों नहीं मान रहे हैं? उल्टा आप कह रहे हैं हिंदुओं की इसलिए घटी क्योंकि हिंदुओं ने हिंदू कहना खुद को कम कर दिया है। मैं आखिरी अपने उस पड़ाव पर पहुंच रही हूँ। विवेक जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर अनुराग जी और सुधांशु जी। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। जो आंकड़ा इन्होंने कोट किया वो इन्होंने ठीक कोट किया कि रेट ऑफ ग्रोथ जो हिंदूज की 16 पॉइंट कुछ इन्होंने बताई है और मुसलमानों की 24 पॉइंट कुछ बताई है, बिल्कुल ठीक बताई है। लेकिन जब उसके बाद इनको यह आंकड़ा इन्होंने नहीं बताया कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन में भारी गिरावट आई है उसके बाद। और अगर 2021 का सर्वे ये सेंसस करवा देते तो ये आपका हिंदू और मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ लगभग बराबरी आ गई है। बावजूद जो फैक्ट है वो तो फैक्ट रहेगा ना। नहीं, फैक्ट चेंज भी तो हो रहा है ना, चेंज को भी तो दिखाना है। आबादी बड़ी है, ठीक है, 1951 के बाद बड़ी है ना सर। अनुराग भदौरिया 20 सेकंड्स और फिर सुधांशु जी 20 सेकंड सर। देखिए रूबिका जी हम लोग के डिबेट विकास के मुद्दों पे हो रही थी। आपने ये इसको हिंदू मुस्लिम, मुझे तो शर्म आती है कि सुधांशु जैसे पढ़े लिखे लोग अनपढ़ जैसे दिखने लगते हैं जब यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। देश का मुद्दा क्या है? देश का मुद्दे पे चर्चा क्यों नहीं होगी? ये कोई मुद्दा है? विवेक जी आपसे भी मैं आग्रह करता हूं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सामने ये सब चीजें आप पहुंचते हो तो इंतजार करते हैं। हाँ, मिल गया त्रिवेदी ने इस पॉपुलेशन का जिक्र तक नहीं किया है। आप झूठे हैं, आपने बहुत नहीं अनुराग भदौरिया जी, आप झूठे हैं। ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का, पॉपुलेशन का, यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी ने नहीं उठाया है, विवेक श्रीवास्तव ने उठाया है। मैं बोल लूं, बड़ा आसानी से आपने सामने वाले को अनपढ़ कह दिया, लेकिन बहुत आसानी से विवेक श्रीवास्तव ने जो मुद्दा उठाया उसको छुपा ले गए। किसने उठाया मुद्दा? सुधांशु जी ने जिक्र तक नहीं किया उसका। चिल्लाने लगे आप। अरे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। चिल्लाने लगे। सुधांशु समझदार होते तो मुद्दे पे चर्चा नहीं करते, क्या जरूरत है चर्चा करने? क्योंकि उनके मतलब का मुद्दा है ना, पकड़ के वो चिल्लाने लगे और आप भी चिल्लाने लगे। आपको भी मुद्दा मिल गया, आप भी चिल्लाना। विवेक जी को बोलिए ना, सुधांशु जी को काहे बोल रहे हैं? सुधांशु जी तो विवेक जी के उस फैक्ट्स के ऊपर अपने फैक्ट्स दे रहे थे। आप चुप रहिए तो आखिरी 20 सेकंड सुधांशु जी, आखिरी 20 सेकंड। ओके अनुराग जी, आखिरी 20 सेकंड सुधांशु जी। भदौरिया जी, भाई अनुराग भदौरिया जी, मैं विनम्रता से कहता हूं बेहयाई की हद है। आज डिजिटल जमाने में कोई डिबेट को रिमाइंड करके देख सकता है। मैं तो ये मुद्दा लाया ही लाए विवेक श्रीवास्तव। अरे भैया आपकी सुई अटकी और कान में भी रुई लगा के बैठते क्या डिबेट में? ध्यान कहीं और रहता, जो आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देते हैं। और अब मैं एक मुद्दे की बात कह दूं, विवेक श्रीवास्तव जी क्या बोले कि भारी गिरावट आई, उसके बाद 24% ऊपर है।
ओके साहब, आप क्या क्या कहना चाहते हैं, कम से कम ये तो ईमानदारी से बोल दीजिए। और मैं एक फैक्ट बोलता हूं, विवेक जी ने कभी कोई फैक्ट नहीं कोट किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी में 91 जातियों को इंक्लूड किया, जिसमें 85 मुसलमान थी। ओबीसी कमीशन ने पूछा कितना कैसे हो गया, तो कहते ये कन्वर्ट। सुधांशु जी, इस पर हम बहस आगे करेंगे। मैं माफी चाहती हूँ, आप सभी से माफी चाहती हूँ। मैं कुछ देर के लिए रुक रही हूँ। सुधांशु जी, अनुराग जी, विवेक जी और हर्षवर्धन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। देखिए कितना अच्छा। बीजेपी सांसद नवनीत राणा का भड़काऊ बयान, बोली 15 सेकंड में ही छोटे बड़े ओवैसी भाइयों का पता नहीं चलेगा। रंग भेद वाले बयान पर फजीहत के बाद सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस